चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर। यहाँ पे हम भैया डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बिल्डिंग मटेरियल की। किसकी बात करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम बात कर लेते सबसे पहले। पहला ही क्वेश्चन है आपका क्या, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन कितने से, मतलब जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है गुड गुड स्टोन का, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100 मेगा पास्कल। राइट, 100 मेगा पास्कल ध्यान रखना है काका। आगे चलते, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है बताओ जल्दी से, ब्रिक मेसोनरी से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाना है, आगे बढ़ना है, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तमाशा नहीं देखना है। ठीक है, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, गुड ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एसएससी जेई 2012 के क्वेश्चन है। अभी आगे बहुत सारा करना है, तो आपको क्या सब्सक्राइब करते हुए चलना है। और क्या बोलते हैं आपका, मैं यहाँ पे सारे 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 एई वगैरह, ठीक है, ईएससी वगैरह सब के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। हमारा चैनल का नाम क्या है आपको पता ही होना चाहिए, आईएएस लवर। ठीक है, आईएएस लवर मतलब कि लवर मतलब प्रेमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं अपन। तो 1.4 हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हेविंग, है ना। क्ले ब्रिक जो बनता है वो कैसे बनता है बताओ, कैसे बनता है, कितना होना चाहिए उसमें, उसमें होना चाहिए आपका 35% से 70% सिलिका और 10% से 20% एल्यूमिना, ये होना चाहिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स, बिल्डिंग पियर्स के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा होता है, बिल्डिंग पियर्स के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा होता है काका, जल्दी जल्दी करना है मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, एसएससी जेई का निकालना है, एसएससी जेई निकालना ही है। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल पियर्स के लिए पीजी, इसको ऐसे याद रख लो, पीजी पियर्स के लिए ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट होता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, इस कौन कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, एल्यूमिना, एल्यूमिना कंट्रीब्यूट करता है आपका। ठीक है, प्लास्टिसिटी के लिए एल्यूमिना इंपॉर्टेंट होता है। राइट, इसके बाद में अपन इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो कितनी होना चाहिए, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, ये मेगा पास्कल भी बोला जाता है। राइट, मेगा पास्कल भी बोला जाता है। और पास्कल किसको बोलते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या बोल देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या बोल देते हैं, जल्दी से बताओ, पास्कल बोल देते हैं। राइट, पास्कल, तो ये भी याद रखना है आपको। पॉलिशिंग मोसेक फ्लोर, ठीक है, वी यूज कौन सी एसिड यूज करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं क्या, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ थोड़ा सा मिटा देता हूँ सबको। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन, ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कोड कौन सा यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी आपको ध्यान रखना है, बी का है ना, बी वाला, आई ई एस 3102, ठीक है, 3102। तो इसको याद रखने का मैं बेस्ट तरीका बता दूं आपको भाई, 3 में से 1 गया, क्या बचा, 02 ही तो बचता है काके, है ना, 3 में से 1 जाएगा 02, तो इसको याद रखना है। राइट, किसके लिए, ब्रिक के लिए, 02 2। ठीक है, उसके बाद में आपको 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 चलना है, आपको आगे चलना है। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, किस में ट्रांसफर कर देते हैं अपन ग्रेनाइट को, यदि अंडर हीट और प्रेशर के, इससे ये नीस नीस नीस। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या है, NI से ये NEI, ठीक है, नीस। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखने भैया बहुत जरूरी है। क्वार्टाइज, क्वार्टाइज एंड मार्बल आर बाय नेचर
क्वार्टिज मार्बल जो होता है वो किस नेचर में क्या किस चीज़ से बने हुए होते हैं ये क्वार्टाइज और नेचर। ये आपका बनता है किसका, मेटामॉर्फिक रॉक से। किससे, मेटामॉर्फिक। इसको याद रखने के लिए एम से माँ से मेटा, माँ से मेटा, मामेटा याद रख लो ना भैया, मामेटा, राइट, मामेटा, मामेटा याद रख लो। आगे बढ़ते चलो। बासाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, बासाल्ट स्टोन होता है वो किस नेचर से मिलकर बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है आपका वोल्केनिक से। ठीक है, बासाल्ट जो होता है वोल्केनिक से, बासाल्ट, बासाल्ट वोल्केनिक से। साल्ट, देखो साल्ट एक पत्थर का रूप, क्रिस्टल रूप होता है। ठीक है, क्रिस्टल होता है, साल्ट एक क्रिस्टल होता है। तो वैसे वोल्केनिक, वोल्केनिक से जो चट्टान निकलती है और जो ठंडी होती है वो भी एक पत्थर ही होता है। उस पर यदि आप फोड़ोगे तो क्रिस्टल की तरह वो बिखर जाएगी। ठीक है, मैं इसको ऊपर करता हूँ। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे फिर आपका 1.13 क्या बोलता है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर इमर्जन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं कितने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, किसके लिए, ब्रिक के लिए, है ना, ब्रिक के लिए कितने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका सी, है ना, सी बोले तो 20%, और वहाँ पे 15% ऑफ ड्राई वेट, ये था आपका, राइट, यही था ना, किसके लिए था ये, चेक करना थोड़ा सा। ये था एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, और यहीं पर भी तो वही चीज़ थी, है ना, यहाँ पे 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट था और वहाँ पे आपका 20%, तो ठीक है 20%, राइट, 20% आपका यहाँ पर लेकर चलना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ग्रेनाइट। तो यहाँ पे आप देखो ग्रेनाइट किससे बनता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बनता है भैया, देखो मामेटा किससे हो रहा था, मामेटा, मामेटा मतलब कि मार्बल बन रहा था मेटामॉर्फिक से, और ग्रेनाइट यहाँ पे किससे बनेगा, प्लूटोनिक से, ग्रे प्लूटो जो आपका प्लूटो होता है ना ग्रह, प्लूटो जो ग्रह होता है ना वो आपका क्या है, ग्रे है। अबे भाई कुछ कैसे भी याद रखो भाई, तुम्हें आंसर आना चाहिए बस। यहाँ तो ऐसा कंपटीशन है कि आपको मैं क्या बताता हूँ। तो ग्रे प्लूटो याद रखो, ग्रे प्लूटो भाई, मेरा मैं ऐसे पूरे यहाँ पे पूरे वो सब ट्रिक ही बताने वाला हूँ, तो आपको बने रहना है मेरे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आपका, चलो 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 चलो। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, टिम्बर के बारे में, बहुत छोटा है ना, टिम्बर आपका बहुत छोटा है तो इसके बारे में देख लेते हैं, टिम्बर। ठीक है, चलिए, द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कास्ड बाय, जो ड्राई रॉट होता है उससे आपका टिम्बर में कौन सी डिफेक्ट आ जाती है। ठीक है, उसके कौन सी डिफेक्ट आ जाती है आपका यहाँ पे, लेक ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से, राइट, लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से आपका जो ड्राई रॉट होता है ना, इन डिसीज, द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट, द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कास्ड बाय लेक ऑफ वेंटिलेशन, लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से आपका यहाँ पे ये वाली डिसीज आपकी आ जाती है ड्राई रॉट की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसका, द एज ऑफ, द एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाय, देखो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही टुच्चू सा सवाल है, ये क्या है, टुच्चू सा। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, आपका नंबर ऑफ रिंग्स, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 1.16 का सी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ रिंग्स, राइट। उसके बाद में 17 का क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, हार्डेस्ट वुड यहाँ पे कौन सी है, इसकी है आपकी शीशम, सबसे हार्ड होती है शीशम, क्या, शीशम। इसको ऐसे याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, क्या हार्ड बोले तो हार्ड क्या होता है, शीशा, शीशा, शीशा आपको पता है ना, शीशा जिससे थोबड़ देखते हो अपना, मनुष्य थोबड़। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद में 18 की बात कर लेते हैं, वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू, वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू, जो वुड वर्क होता है उसको मेजर करते हैं किससे, बी, 0.002 से अपन इसको मेजर करते हैं, राइट। यहाँ तक एक अपना ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 2013 तक के डिस्कस किए, अब नेक्स्ट अभी आगे और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीमेंट एंड लाइम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, क्या, सीमेंट, सीमेंट एंड लाइम।
इसके बारे में हम देख लेते हैं। सीमेंटियम लाइन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग। वॉल्यूम ऑफ वन टुच्चा सा सवाल, जिंदगी में कहीं पर भी पूछेगा तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 347, ठीक है, 347। और कई बंदे को ये याद नहीं होता, तो इसको याद करने का मैं और एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जिस भी इसमें लास्ट में 7 आए और जिस जैसे 3 4 इक्वल में आपका आ जाएगा 7, तो ये आप याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते चलते हैं अपन, ठीक। 3 + 4 करोगे तो 7 आ जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ो। कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग। कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, जो लाइम होता है वाइट वॉशिंग के लिए, वो कौन सा लाइम यूज होता है। तो यहाँ पे लाइम होता है आपका, तो यहाँ पे फेट लाइम का यूज होता है, राइट। फेट लाइम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ठीक है, फेट लाइम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार आप जरा देखे होंगे, जो वाइट लड़की होती है ना, वाइट लड़की है ना, तो जनरली क्या होती है, फेट होती है। फेट मतलब पता हो गया ना, फेट मतलब मोटी होती है, राइट। तो ऐसे याद रख लो, वाइट लड़की मोटी, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना है हमको। तो बात समझ में आ गई ना, कहीं पर भी वाइट वाली दिखी, वाइट वाली दिखी है ना, तो उसको और मोटी दिखी तो जोड़ देना, वाइट लाइम यूज होता है किसके लिए, फेट के लिए, फेट लाइम, ठीक है। वाइट मतलब वाइटिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए किस फेट लाइम यूज होता है, याद रखना है। ली चैटलियर जो होता है, ली चैटलियर, ली चैटलियर किसके लिए होता है आपका, साउंडनेस के लिए, ठीक है। ली चैटलियर किसके लिए होता है, साउंडनेस के लिए। इसको मैं कैसे बताऊं, या इसको कैसे याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। सिंपल सा है आपका, चेटलियर, चेटलियर से आपका चिमटा याद रखो, चिमटा, चिमटा से क्या निकल कर आता है, साउंड, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। और ये चिमटा कौन यूज करता है, आपका नारायण, पता है ना, नारायण। तो नारायण, नारायण जब करता है तो वो आ जाता है चिमटा, चिमटा से सीधे साउंड निकलता है, ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो टेस्ट होता है वो किससे, किसके लिए यूज होता है, ये होता है आपका विकट अपरेटस के लिए। कंसिस्टेंट टेस्ट विकट अपरेटस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी जो है आपकी, है ना, कंसिस्टेंसी जो है आपकी क्या है, कंसिस्टेंटली विकेट हुआ है कोई, कौन, जैसे विराट कोहली क्या है, कंसिस्टेंटली विकेट हुआ, याद रख लो भाई, ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। यहाँ पे मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे किया जाता है, कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो आपका पूरा आ जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of cement is tested on 70.7 mm size cube, 70.7 mm size cube of mortar having cement to sand proportion of, इसका जो क्या सीमेंट सी एंड एस प्रोपोर्शन क्या रहता है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, और सीमेंट के केस में क्या रहता है, इसमें आपको ध्यान रखना क्या, सी, है ना, सी रहेगा इसका। तो आपका 1:3, 1:3 रहता है इसका। अब इसको याद रख लेना है कैसे, 1:1:3, ठीक है, 3। तो जब भी सीमेंट की बात आई, तो जब ये एस को ऐसे कर दोगे तो ये 3 बन जाएगा। जैसे कि ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे एस है, राइट, ये एस है ना, तो एस को ऐसे कर दोगे तो 3 बनेगा ना, कुछ अजीब तरीके का, ठीक है। तो ये आपका सीमेंट, सीमेंट हो गया आपका क्या, 1:3 सीमेंट के लिए, 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए 1:3। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका क्या, फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 53 ग्रेड, पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी, 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी, ठीक है। इसके लिए जो आपकी मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी, वो बताना है आपको, ठीक। तो ये जो 43 जो दिखा रहा है आपका यहाँ पे 43, यही आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, राइट। जो 43 ग्रेड आपको दिखा रहा है ना,
वही आपकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये पहला हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट नेमली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और उसके बाद में बोल रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और उसके बाद में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF, द फर्स्ट वन टू सेट एंड हार्डन। ठीक है, कौन सा पहले सेट और हार्ड होता है, तो यहाँ पे सीधे आपका हो जाएगा C3S, राइट, C3S हो जाएगा आपका 2.7 का C3S। उसके बाद में चलते हैं आपका नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम। ठीक है, जो सेटिंग टाइम में जो वाटर परफॉर्म होता है उसका जो अमाउंट होता है ना, वो कितना होना चाहिए टेस्ट के लिए, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है, 2.10 का हो जाएगा आपका ये 0.85। ठीक है, सीमेंट के कंसिस्टेंसी के लिए वाटर जो यूज होता है, सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए वाटर जो यूज होता है वो होता है आपका 0.85 P। इसको याद करने का तरीका मैं बोल दूं तो जो इसको याद रखने का तरीका सिर्फ ये है कि जो एक के जो मोस्टली करीब रहेगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो यही ऑप्शन रहेंगे, इतना पक्का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिप्सम, जिप्सम जो यूज करते हैं, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्स, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, एक्सलरेटर के लिए, प्लास्टिसाइजर के, रिटार्डर के लिए, किसके लिए किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है रिटार्डर के लिए, है ना, 2.11 का आपका रिटार्डर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, which of the following cement is suitable for use in urgent repairs of existing massive concrete structure such as large dams। लार्ज डैम के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, लार्ज जो लार्ज स्ट्रक्चर होता है उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है किसका, हाँ यहाँ पे ध्यान क्या बोल क्या रहा है, यहाँ पे जरा देखो अच्छे से देखना है, यहाँ पे कंफ्यूजिया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि अर्जेंट रिपेयर्स के लिए। ठीक है, जरा लाइन को आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है अर्जेंट रिपेयर्स, ये अर्जेंट रिपेयर के लिए आप यहाँ पे रहेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, कि अर्जेंट चाहिए ना तो जल्दी से हार्ड हो जाए, जल्दी से हार्ड हो जाएगा तो अर्जेंट आप जल्दी से आप उसको अपने यूज में ले पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मेसिव कंक्रीट डैम। अब देखो मेसिव कंक्रीट डैम के लिए जो सीमेंट यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, उसके लिए अपन करते हैं यहाँ पे इसको, तो मेसिव स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है लोहित सीमेंट। अच्छा, लोहित सीमेंट क्यों, भाई आप बना रहे हो बड़ा स्ट्रक्चर, मेसिव, मेसिव का मतलब होता है बिग स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर, राइट, तो उसमें यदि आपने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर लिया तो जो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, जबकि ये काम चलने वाला है बहुत लंबा, तो लंबे काम के लिए हमेशा अपन लोहित सीमेंट का ही यूज करते हैं, लोहित सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 पॉइंट आपका यहाँ पे 2.4 क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, है ना, क्यूरिंग इज नॉट टू क्या बोल रहा है, इज नॉट टू, हाँ, तो ये जो क्यूरिंग का जो ऑब्जेक्ट है, क्यूरिंग का जो ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है वो यहाँ पे किसके लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, रिड्यूस द श्रिंकेज रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। ठीक है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.14 का डी, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। भाई ये बताओ क्यूरिंग क्या अपन क्या क्यूरिंग अपनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए करेंगे, नहीं, तो ये वाला आपका गलत है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो कितना होता है। ठीक है, इसको तो आपको याद ही रखना है, कितना, 30 मिनट, 2.15 का हो जाएगा 30 मिनट, याद रखना है भाई 30 मिनट।
ठीक है, 30 मिनट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओपीसी के लिए, ओपीसी ओपीसी के लिए 30 मिनट। तो इसको याद रखने के लिए कुछ भी बना लो, ओपेक 3, ओपेक 3 बोल दो, ओपेक 30 या ओपेक 3, ठीक है, याद रख लो इसे। फिर उसके बाद में चलते हैं आपका ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड। जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अपन ऐड करते हैं किसके लिए करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट नहीं, मॉडिफाई द कलर नहीं, रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, एडजस्ट सेटिंग टाइम, इसके लिए करते हैं, किसके लिए, डी के लिए, सेटिंग टाइम के लिए अपन यूज करते हैं 2.16 का डी के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि सेटिंग टाइप को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, ठीक है, क्विक सेटिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका, तो यहाँ पे जो क्विक सेटिंग टाइम के लिए, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का अपन क्विक सेटिंग के लिए यूज करते हैं, क्विक एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अपन इसका क्विक सेटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट, क्विक सेट एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग के लिए बताया था मैंने, फॉर्म बताया था, क्या बोला था, वाइट जहां पर भी आ गया तो वो फेट होती है ना, तो बस वही चीज है फेट लाइम, ठीक है, 2.18 का आपका फेट लाइम। भाई रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, तो रिपीट होते हैं, फेट लाइम के लिए यूज होता है, राइट। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन, डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होती है वो अपन कितनी लेके चलते हैं, आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट आप लेके चलते हैं यहाँ पे 1440, ठीक है, 1440, ये आपको याद रखना है, किसका, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आप लेके चलते क्या 1440। भाई 144 मतलब दो बार जहाँ पे 4 आ गया, दो बार जहाँ पे 4 आ गया वही डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो जाएगी, ठीक है, दो बार 4 आ गया वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ऐसे याद रखो ना, राइट। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद चलो, द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, रेपिड हाई, ठीक है, ये किसके वजह से आता है, इंक्रीज कंटेंट ऑफ जिप्सम बर्निंग हाई टेम्परेचर, बर्निंग हाई टेम्परेचर, इंक्रीज कंटेंट ऑफ सीमेंट, इंक्रीज कंटेंट ऑफ सीमेंट, हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, रेपिड हार्डनिंग बोलता है, रेपिड हार्डनिंग मतलब कि आपने ये हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, तो ये वाला आपका डी वाला आंसर होगा, 20 का डी वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है आपका किसके लिए यूज होता है, hydrates rapidly, generate less heat of hydration, less heat of hydration, 21 का आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, बी, मतलब जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि सीटीएस जो होता है ना, सीटीएस ये बेचारा गरीब होता है, छोटा होता है, तो ये सीटीएस यहाँ से क्या होता है कि ये कम हीट को क्या कर पाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कर पाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सिव एनालिसिस यूजिंग IS सिव नंबर, ठीक है, जो फाइननेस ऑफ सीमेंट अपन निकालते हैं उसमें कौन से सिव का यूज किया जाता है, कौन से सिव नंबर का यूज किया जाता है, तो ये आप इसमें कौन सी यूज करते हैं अपन, C9, ठीक है, फाइननेस, फाइननेस ऑफ सीमेंट याद रखना भाई, याद कैसे रखना है मैं बताते तो जा रहा हूँ, फाइननेस, ठीक है, फाइननेस मतलब फाइन 9, भाई 9 में फाइन 9, एफ हटाओगे फाइन 9, ठीक है, जम रहा है ना, तो बस वही याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एज द सीमेंट एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड, जब हीट आपकी जनरेट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेंसिबल लेटेंट हीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ए 23 का आपका क्या हो जाएगा, ए। तो भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है, SSC जेई में इस बार क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना ही है, और मेरे साथ में बने रहोगे तो भाई जरूर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट। IS लवर को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट जरूर करना है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि भाई पसंद नहीं आ रहा होगा तो मैं काय को अपना टाइम वेस्ट करूंगा, दूसरा बंद करके दूसरा अपना पढ़ने लगूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम
इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए आप किसके लिए कौन सा आपका यहाँ पे लाइम यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है आपका कौन सा होएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोलिक लाइम। भाई हाइड्रोलिक लाइम किसके लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। तो वही हाइड्रोलिक ही तो यूज होगा। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, पानी, एक तरफ से पानी ही तो होता है हाइड्रोलिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसका, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हाइड्रोलिक लाइम का यूज होता है। अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग, ठीक है। मतलब सस्ते में कौन सा यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें आपका यूज करोगे किसका, तो इसको याद रखने का सिंपल ही है, मैं बता रहा हूँ। फाइननेस ऑफ सीमेंट की बात कर रहा था जब भी हमने क्या पढ़े थे, फाइन बराबर 9, फाइन बराबर 9 ये देखे थे। तो यहाँ पे देखो ये 90 पूरा 90, मतलब कि 9 से ही ये रिलेटेड है। बस टिक लगाओ, आगे बढ़ो, आपकी कहानी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अपना आगे क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ मेसिव डैम। भाई ये तो कितने बार पूछेगा यार ये क्वेश्चन, है ना। मेसिव डैम के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, मेसिव डैम के लिए कौन सी यूज करते हैं, मेसिव डैम लो हीट सीमेंट, ठीक है। लो हीट सीमेंट का यूज अपन किया जाता है। 26 का हो गया आपका लो हीट सीमेंट, ठीक है। उसके बाद में बोलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर, जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका क्या, सी3एस तो है ही, सी3एस है, राइट, सी3एस। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का ये नहीं, सी3एस ये वाला, राइट। सी3एस और सी2एस, अच्छा सी3ए क्यों नहीं हुआ, सी3ए क्यों नहीं हुआ, सी3ए जो होता है ना ये बहुत ही मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी से अपना काम चालू करता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सी2एस और सी3एस जो होता है, सी3एस तो इनिशियल आपका हार्डन करने के लिए यूज होता है, और जो सी2एस होता है ये लॉन्ग लॉन्ग समय के लिए इसका यूज किया जाता है, लॉन्ग समय के लिए, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसका, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। भाई ये तो टुच्चू सा सवाल है ना। तो इसका होता है 50 kg, 28 का होता है आपका 50 kg। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा यहाँ पे अब देखो, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। जो फाइनेस्ट टेस्ट होता है वो किससे अपने को मतलब किस चीज का एस्टिमेट बताने के लिए फाइनेस्ट टेस्ट का अपन यूज करते हैं, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल वर्क कंक्रीट, रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका सी के लिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो जो एस्टिमेट यदि बताता है, एस्टिमेट की बात करें तो वहां पे आ जाएगा किसका, रेट ऑफ हाइड्रेशन, याद रखना है रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। फाइनेस ऑफ टेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए अपन यूज होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे चैप्टर सीमेंट का, राइट। अब आगे बात करते हैं, और चैप्टर 3 अपना स्टार्ट हो चुका है, कंक्रीट, क्या, कंक्रीट, कंक्रीट अपना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई में ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो करके जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दूसरी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि भाई जो मैं अपना चैनल है इस पे ना सिर्फ एसएससी जेई के नहीं, यहाँ पे एई के भी डालने वाला हूँ, ठीक है, एई के भी डालने वाला हूँ, और यहाँ तक कि ईएससी के भी डालने वाला हूँ। 30 अक्टूबर को पेपर है ना आपका, 30 अक्टूबर के पहले मेरी जिम्मेदारी ये सारी चीज़ डालने की, है ना। नहीं डाला तो फिर मेरे चैनल से आप चले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर डालूंगा जरूर, ठीक है। तो तब तक के तो कम से कम बने रहो, तब तक के तो वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर 1 cubic मीटर ऑफ कंक्रीट 1 to 4 द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर, ठीक है। तो इसका जो आएगा आपका नंबर ऑफ जो सीमेंट लगेगा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेगा किसके लिए, 1 to 4 वाली जो आपकी कंक्रीट है उसके लिए आपका कौन सी कितना लगेगा, डी लगेगा, ठीक है, 6.3, राइट, 6.3। तो यदि आपका 1:2:4 है, ठीक है, इसके लिए सीमेंट का बैग जो लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले, 6.3 बैग लगेगा, कितने क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में ये लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये डी याद रखना है। यदि 1 to 4 आया तो उसके लिए 6-3 याद रखो बस। अच्छा इसको याद रखने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जब भी ये आया, ठीक है, जब भी 1 to 4 रेशियो वाला आया तो इसमें सीधे कर देना है क्या, दो और
4 को धन कर दोगे तो ये आपके 6 निकल कर आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर में। अच्छा, अब कई कई बंदे यहाँ ये सोच रहे होंगे कि भाई अपने को थोड़ा सा सॉल्व करके भी बताओ। खुजली रहती है ना, तो वो उसको मिटाना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर को आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ग्रेड है 1 to 4, ये तो पता ही होगा कि 1 to 4 ग्रेड क्या किस किस चीज का होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, राइट। तो यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है, 2 पार्ट ऑफ सैंड है एंड 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहीं पे वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो रहेगा, तो आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो होता है वो आपका कितना होता है 1.52 MQ। ठीक है, 1.52 MQ होता है आपका ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है। ठीक है, एक एक करके बारी बारी से हम चीजें निकाल रहे हैं। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट का अपने को पता चलेगा क्या 1.52 MQ आपका होता है। अब सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट निकालना है तो इक्वल करके आपका कर दो 1 डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना 1.52 और आपका 1 + 2 + 4। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करो जल्दी से और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 217 MQ। ठीक है, 0.217 MQ यहाँ से निकल कर आ गया, किसका? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकल के आ गई, डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकल के चलते, डेंसिटी ऑफ सीमेंट पे चलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है आपको पता है ना, 144, बीच में 4 लगाओ और लास्ट में 0 लगाओ, MQ। ये डेंसिटी होती है आपकी। ठीक है, MQ में। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, सिंपल, जो आपका जो क्वांटिटी निकल कर आई है, ये जो क्वांटिटी आपकी निकल कर आई है MQ में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, भाई डेंसिटी किस में होती है, kg/m³ में होती है। ये चीज क्यों भूल जाते हो? ठीक है, कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा भी नहीं होगा इस चीज को, भाई कम से कम बताया तो करो कि सर यहाँ पे kg/m³ होता है। ठीक है, तो अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.217 मल्टीप्लाई 1440, तो आपके यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, MQ में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कितने निकल कर आ जाएगी, 312.48। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो 312.48 kg, यहाँ से आपकी ये निकल कर आ गई क्या, क्वांटिटी इन केजी में निकल कर आ गया। अच्छा, 1 बैग जो सीमेंट होती है 1 बैग की, वो कितना होता है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आपकी जो सीमेंट की 1 बैग होता है वो 50 kg में होता है, तो डिवाइड कर दो 312.48 kg डिवाइड में आपका कर दो 50। तो यहाँ से अल्टीमेट आपका बैग निकल कर आ जाए कितना, 6.3 बैग, राइट। चलिए, तो ये ऐसे अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको ध्यान भी रखना है, ये कैलकुलेशन आपको लिख भी लेना है। यदि आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपको ये चीज करके देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर आपको याद कर रखना है ड्राई कंक्रीट की डेंसिटी। ठीक है, ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम, ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम होता है 1.52, 1/2 याद रख लो भाई, 1/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। ठीक है, जो ग्रेडिंग होती है वो नेसेसरी क्या क्या अचीव करना चाहिए, सबसे पहले क्या अचीव करना चाहिए, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव, चलो, एडिक्वेट वर्केबिलिटी, हायर डेंसिटी, रिडक्शन ऑफ वाइड्स, बेटर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, रिडक्शन ऑफ वाइड्स। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीगेट आपका जो मिक्स होता है ना, जो आपका मिक्स होता है, मिक्स में आपका क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, मिक्स में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट होता है। ठीक है, अब उसमें यदि आपका एग्रीगेट सही ढंग से ग्रेड नहीं रहा, एग्रीगेट का सही ढंग से ग्रेड नहीं रहा,
तो उसमें क्या होगा कि वाइड्स क्रिएट हो जाएंगे, और वाइड्स क्रिएट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको बाद में पता चलता है कि भाई ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, रिडक्शन वाइड्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ वाइड्स, इसको ध्यान, ये आपका है, यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद में चलते 3.3 पे, द पर्पस ऑफ कंक्रीट कॉम्पेक्शन इज टू, पर्पस ऑफ कंक्रीट कॉम्पेक्शन इज टू, ठीक है। एक इसकी पर्पस क्या रहता है आपका, इंक्रीज द डेंसिटी, इंक्रीज द वेट, इंक्रीज द वाइड्स, डिक्रीज द सेटिंग टाइम। भाई इसमें रहता है आपका इंक्रीज द डेंसिटी, ठीक है। 3.3 का आपका इंक्रीज द डेंसिटी ही रहेगा, दूसरी चीज तो रहने वाला है भी नहीं वैसे। चलो आगे चलते। द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन इज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, है ना। स्ट्रेंथ मतलब कि जो आपका एवरेज, कितने सैंपल को आप लेकर चलते हो। तो मेनली आप लेते हो कितने सैंपल, कितने स्पेसिमेन आप लेके चलते हो आप तीन, तीन तो आपके बेसिकली होना ही चाहिए। तीन के अपन सैंपल लेके आपका स्ट्रेंथ चेक करते हो, किसका, कंक्रीट का आप स्ट्रेंथ चेक करते हो। उसके बाद में चलते हैं आपका आगे, the static modulus of elasticity of concrete for short term loading may be derived as, ठीक है। इसके लिए आपका फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला जरा याद है कि नहीं आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ई सी इक्वल्स टू 5000 FC √FC के। चलिए स्टार्ट। अब यहाँ पे जो अ, अपना इलास्टिसिटी ऑफ, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आपका 5000 √FC के, 5000 √FC की, ये याद रखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कुछ याद रखने का तरीका मैं बता दूं। इसका याद रखने का तरीका सिंपल ये है कि जितना भी आपका दिया हुआ रहेगा, सब में जो दिया रहेगा 2 डिजिट दी रहेगी, और इसमें सिर्फ एक डिजिट आपको लेके चलना है, मतलब 5 सिर्फ लेके चलना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका भाई, क्वेश्चन देखो, एक होता है स्मार्ट तरीका और एक होता है गधे के तरीके से पढ़ो, है ना। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। तो यहाँ पे आपका मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो होगा, ठीक है, उसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी M25 कंक्रीट का यूज करेंगे अपन, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, ठीक है। मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, जब जब भी बात आएगी मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, मॉडरेट, ठीक है, तो उसमें आप करेंगे क्या, M25, 25 मॉडरेट, ठीक है। 25 के मोड पे ऐसे याद रख लो, 25 के मोड पे आपका मॉडरेट यहाँ पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, जरा ध्यान देंगे, है ना। क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजिट। तो यहाँ पे आपका होता है किसका, वो वाटर सीमेंट रेशियो, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो नहीं होता यहाँ पे, है ना, ये होता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। वर्केबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, इसको याद रखना है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट। कहने का मतलब क्या हो गया कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी पे आपका डिपेंड करेगा, वर्केबिलिटी जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा। आप देखते हो 1 to 4 ऐसा रहता है ना आपका, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन, एग्रीगेट, एग्रीगेट पे ही आपका वर्केबिलिटी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपना, द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मॉल्ट इज सम टेस्ट आर। इसका इसका जरा बताना आप। सबसे पहले क्या बोला है, टॉप डायमीटर, ठीक है, टॉप डायमीटर, देन ऐसी आपकी हाइट होती है, देन ये होता है। तो टॉप डायमीटर बोला है ये वाला, उसके बाद में बोला हाइट, फिर उसके बाद में बोल रहा है आपका नीचे वाला डायमीटर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो 10, 30, 20 ये होना चाहिए। आपका 3.8 का आपका बी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बी नहीं है, आपके यहाँ पे सी है,
तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, जरा देखना। अच्छा, बॉटम डायमीटर बोल रहा है ना, बॉटम डायमीटर, बॉटम डायमीटर, देन टॉप डायमीटर, देन हाइट बोल रहा है। मैं भी कहाँ कहाँ सोच लिया। ठीक है, बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर और आपकी हाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर इसका कौन सा, सी। उसके बाद में चलते हैं आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका चल लेते हैं, द एडिशनल, द एडिशन ऑफ CaCl2 in concrete results in increase sinkage, decrease setting time, decrease sinkage, increase setting time। यहाँ पे increase setting time होता है। ठीक है, 3.9 का आपका हो जाता है डी, सॉरी डी नहीं होता है, यहाँ पे बी होता है ना। CaCl2 जो होता है, CaCl2 का डिक्रीज सेटिंग टाइम होता है ना, 3.9 का बी, डिक्रीज सेटिंग टाइम। अच्छा, मेरे को याद था कि इंक्रीज सेटिंग टाइम। तो जो CaCl2 होता है, CaCl2, ओ जिप्सम है ना, तो जिप्सम भी एक क्या करता है आपका, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है। तो ये भी आपका CaCl2 भी एक कैल्शियम, मतलब ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिटार्डर के ही काम में आता है, मतलब कि जिप्सम का ही एक प्रकार से भाई है, समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो CaCl2 है, CaCl2 ये डिक्रीज करता है ना, याद रखना, डिक्रीज करेगा CaCl2। इसको याद रखने का तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ। यदि नेक्स्ट बार यदि कहीं आपको दिखा, तो ये जो Cl बनेगा, Cl है ना, CaCl, यहाँ पे ऐसा कर दो D, तो ये हो जाएगा डिक्रीज, तो यहाँ से डिक्रीज सेटिंग टाइम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका है यहाँ पे, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अचीव्ड एज पर, कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अचीव्ड एज पर। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो कौन सा है, इसका कोड है आपका ए। ठीक है, 10 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10262। ठीक है, ये है आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए आपका ये वाला कोड यूज होता है। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे हो जाएगा आपका, इसका याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, सिंपल है। देखो, कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट CO मिक्स। ठीक है, तो CO आ गया, तो ये आपका बीच में जीरो आ गया ना, बीच में जीरो जिससे भी मेल हो गया आपका, तो ठीक है, वही आपका कंक्रीट मिक्स का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, 456/2000, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, एज पर IS 456/2000, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंक्रीट में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, वो कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से, 200 मिलीग्राम पर लीटर से। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि जो कंक्रीट में ऑर्गन जो है, ऑर्गन है ना, 200 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। याद रख लो ना भैया, कुछ भी कैसे भी करके, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब्स आफ्टर 28 days इज नॉट लेस देन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब्स आफ्टर 28 days इज नॉट लेस देन। ठीक है, कितने से कम नहीं होना चाहिए, 20 डेज के बाद में कितने से कम नहीं होना चाहिए, 20 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सिर्फ 20। तो सिंपल है, आपका M20 क्या दिखाता है, आपका M तो मिक्स होता है और 20 आपका स्ट्रेंथ को शो करता है, तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और ये बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे 28 डेज की बात हो रही है, तो इसीलिए आपका 20 आपका यहाँ पे न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर कंटेंट रेशियो फॉर माइल्ड इन्वायरमेंट एक्सपोजर। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर कंटेंट रेशियो फॉर माइल्ड
इन्वायरमेंटल एक्सपोजर शुड बी, इसकी बात करो। ठीक है। बोल रहा है मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर कंटेंट रेशियो फॉर माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर शुड बी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा? सिंपल ये हो जाएगा आपका 0.55। ठीक है, 0.55 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट रेशियो माइल्ड इन्वायरमेंट एक्सपोजर, तो इसमें याद रखने का तरीका सिंपल है कि दो बार आपका डबल 55 आ गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा तो वहां पे डबल 55 आ गया वाटर कंटेंट फॉर रेशियो माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका एयर इंटरमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीजेस। ठीक है, जो एयर इंटरमेंट होता है ये किसको इंक्रीज करता है? वर्केबिलिटी को, स्ट्रेंथ को। ठीक है, ये इंक्रीज करता है किसको? वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, 3.14 वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद चलते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिटार्डर फॉर द कंक्रीट। रिटार्डर रिटार्डर का कौन यूज करता है? वही कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, जो हमने अभी पढ़े थे। किसका भाई है? जिप्सम का, रेड जिप्सम का भाई है ये CaCl2। याद रखना भाई, सेटिंग टाइप को डिक्रीज करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देख। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपना। ओ शिट 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 शिट, यहाँ पे आपका ना ये नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड है नहीं एक्चुअली में। ये यहाँ पे आपका ये कैल्शियम लिग्नोसल्फेट क्या है? आपका एक रिटार्डर का काम करता है कंक्रीट में। याद रखो, कंक्रीट में आपका कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, यदि भाई लिग्नो है ना, लिग्नोसल्फेट, लिग्नो को यदि डाल दिए अपन ने कंक्रीट पे, तो समझो क्या हो गया? आपका रिटार्डर का काम कर दिया। लिग्नो मतलब रिटार्डर। ठीक है, याद रखना, कहीं पर भी लिग्नो आ गया तो वो रिटार्डर का काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है। बल्कि हम सेंड कैन अप टू 40%, bulking of sand maximum 4% moisture content, bulking of sand is considered in weight batching of concrete mix, bulking of sand due to free moisture, bulking of sand due to free moisture, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आपका देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी घूमते रहता है। इसका हो जाएगा आपका सी, बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन वे बेचिंग वेट बेचिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, मतलब कि वेट बेचिंग से अपन ये करते ही नहीं है पहली चीज तो ये आप बल्किंग ऑफ सेंड, ये प्योरली रॉन्ग हो जाएगा। बल्किंग ऑफ सेंड होता क्या है? वाइट्स का इंक्रीज होना ही आपका बल्किंग ऑफ सेंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कहानी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोर्स सेंड हैज अ फाइननेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, जो कोर्स सेंड होती है, कोर्स सेंड के जो फाइनेस्ट मॉडुलस आता है वो आपका कितना निकल कर आता है? वो आता है आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2.9 से 3.2। कोर्स सेंड का कोर्स सेंड कोर्स सेंड का क्या फाइननेस ऑफ मॉडुलस जो निकल कर आता है वो कितना आता है? 2.9 टू 3.2। ये याद रखना, 2.9 टू 3.2। ठीक है, तो इसका याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि कोर्स कोर्स ठीक है, कोर्स जो कोर्सेंट है ना, कोर्सेंट, तो इसका हो जाए टुन 32, टुन 32। भाई टुन 32 याद रख लो बस, कोर्सेंट में टुन 32। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, याद रहेगा ना भाई, कुछ भी बना लो, याद रख लो। आगे चलो, ये देखो, ये एक टुच्चे सा और फिर से आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन। टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर और हाइट, टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट। तो इसमें तो अब तो गड़बड़ नहीं होगा। टॉप डायमीटर आपका हो जाएगा कितना? टॉप डायमीटर आपका हो जाएगा 10, और आपका बॉटम डायमीटर 20 और हाइट हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.18 आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट। अब तो गलत नहीं हुआ ना भाई, उस बार तो अपने से गलत हो गया था। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यदि आपका ये अलग हो गया, सेपरेशन वाली कंडीशन कहीं पर भी आई तो सीधी बात है सेग्रीगेशन।
जहाँ पे SE आ गया सामने सामने, तो वहाँ पे ये कर दो, आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ वाटर। वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए आपको? देखो, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे, तो भाई जैसे आपको पता है तो उसको आंसर बताने से पहले ही कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और आपको पता भी चलता जाएगा कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका 3.220 का हो जाएगा बी, वेट बाय वेट। राइट, वेट बाय वेट चलते हैं अपन। फिर उसके बाद में, हाँ, इस थोड़ा सा इसको अपन याद रखने का तरीका देख लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, कहीं पर भी याद रखना, वॉल्यूम वाला जो फंडा होता है, वॉल्यूम वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो इसको अपन प्रिफर नहीं करते। अपन है इंजीनियर, तो इंजीनियर हमेशा किसके, वेट, वेट में हर चीज को वेट से नापा जाता है। ठीक है, तो वेट से आपका कोई भी दिक्कत वाली बात आती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट। अच्छा, जो प्रिवेंट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या आपने देखा होगा कि यदि ज़्यादा हाइट से आपने क्या किया, कंक्रीट को फॉल कराया, ज़्यादा हाइट से आपने क्या किया, कंक्रीट को फॉल कराया, तो उस केस में आपका होता क्या है कि सेग्रीगेट होना चालू हो जाता है। आपके जो उसमें जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सेग्रीगेट होना चालू हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी एक प्रॉपर हाइट होती है। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी होती है आपकी, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर आपकी सेग्रीगेशन के लिए होती है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका याद करने का सिंपल तरीका है कि भाई कोई भी इंसान ही जो आपकी कंक्रीट रहेगी उसको फाल कराएगा। तो इंसान जब फाल कराएगा तो होगा क्या कि एक प्रॉपर हाइट की तरह से फाल कराएगा। तो एक इंसान की हाइट, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर से याद रख लो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो आपका जब डिवाइड करोगे तो 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका, हाँ तो सही तो है, डेढ़ 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 मीटर आ गया ना आपका। तो 1.5 मीटर, एक इंसान की हाइट 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर से आपका फॉल कराओगे तो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपका क्या है, फॉर बेचिंग 1 to 4 concrete mix by volume, the ingredients required per bag 50 kg of cement are। अब इसके हिसाब से आपका कितना कितना क्या क्या लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे अच्छा क्या होगा जरा चेक करना, क्या ये केजी में बोल रहा है तो केजी में होगी, वैल्यूज केजी में होगी? नहीं, यहाँ पे लीटर्स में, देखो बाय वॉल्यूम बोल रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान देना, इतनी बात को ध्यान देना, बाय वॉल्यूम बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो लीटर्स में अपन लेकर चलेंगे। ठीक, तो लीटर में आपका कितना हो जाएगा, 70 लीटर ऑफ फाइन एग्रीगेट। एंड फाइन एग्रीगेट का कहने का मतलब है आपका सेंड। ठीक है, सेंड से, तो सेंड 70 और आपका कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा आपका 14, मतलब 140। राइट, 140 लीटर। तो ये वॉल्यूम के टर्म से आप यहाँ पे ले रहे हो, वॉल्यूम के टर्म में आप लेके चल रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये था यहाँ पे इसका। वो सॉल्यूशन भी देखना है क्या, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, बस पिछले टाइम जैसा किए थे वैसे ही अपने को करना है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था, सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है आपको, क्या कि जो वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कितना होता है आपका, 1.53। 1.53 यही था आपका, है ना, 1.53 ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब इसमें ड्राई वॉल्यूम आपको ये मिल गया, राइट, ड्राई वॉल्यूम। और यहाँ पे जब टोटल वॉल्यूम आप जब लेके चलोगे 1 to 4, है ना, 1 to 4, तो ये तीनों चीज एक इसमें मिक्स होंगे। तो तीनों चीज मिक्स होगा तो ये भी है आपका क्या, MQ में। और ठीक है, ये भी MQ में ही है ना आपकी चीजें। ठीक, तो यहाँ से आपका ये 7, ये जो पार्ट है, ये इतने पार्ट आपको ऐड करके आप क्या कर देना, 1.53 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 0.218 ठीक है, MQ। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आ गई। तो याद रखना यहाँ पे पहली चीज़ तो ड्राई वॉल्यूम, ड्राई कंक्रीट होता है 1.53। 1.53 मतलब कि 1 पत्री याद रख लो बस। क्या, वॉल्यूम ऑफ ड्राई
ड्राई कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है 1 पथरी, 1 पथरी याद रख लो भैया, कैसे भी याद रखो बस 1 पथरी। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देना है तो आपकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, ये आपकी MQ में निकल कर आ गई। राइट, अब इसके बाद में आपको पता है कि अपने को केजी में निकालना है ना। अभी आगे पहले केजी में कर लेंगे, उसके बाद में फिर वॉल्यूम में भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप केजी में करो, तो केजी में करने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, तो अपने को MQ तो मिल ही गया है ना, MQ तो मिल ही गया। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पर क्या, कि जो कंक्रीट होता है ना, उसकी मतलब जो सीमेंट होती है उसकी डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी होती है आपकी 1.4 केजी पर MQ। ठीक है, ये चीज़ होती है ना, तो बस कुछ नहीं करना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 2186। ठीक है, 2186 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी कितनी, 314,31478 केजीज। ठीक है, केजी ये आपकी निकल कर आ गई। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो ये है आपका फोर, फोर क्या है, एक MQ में आपको दिया हुआ है, फोर क्या दिया है, MQ में। तो बस सिंपल से चीज है, ये आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है किसकी निकल कर आई है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई ये है आपकी टोटल सीमेंट की। ठीक है, टोटल सीमेंट की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई। इसके बाद में जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट होता है आपका ये C है ना, कोर्स एग्रीगेट, तो इसका पार्ट है आपका 4। तो यहाँ पे कर दो आप क्या, यहाँ से मैं मिटाता हूँ, यहाँ से आप करते हैं अब यहाँ से जो 4 पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका 0.2186 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना निकल कर आ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट कितना निकल कर आएगा, CS कितना निकल कर आएगा, 0.8744 क्यूबिक मीटर। ठीक है, MQ मीटर में ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, कोर्स सेंड मतलब कोर्स एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट है, सॉरी कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब इसके बाद में आपका 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg का। 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है आपका 50 kg का होता है। ठीक है, 50 kg का ये। अब इसके बाद में आपका तो जो फाइन एग्रीगेट होगा, सेंड जो होगा, जो सेंड होगा पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट मतलब जो सेंड है वो सेंड। ठीक है, एस पर 50 kg ऑफ सीमेंट बैग के कितने कितने से आप कैसे निकाल लोगे, उसका हो जाएगा आपका सिंपल है, आपका यहाँ से हो जाएगा 0.43 इंटू 10 पावर ऑफ 3 डिवाइड में आपका 314.78 डिवाइड में 50 और इक्वल में आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, यहाँ से आपका आ जाएगा 69.5 लीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गई। तो यहाँ पे जो ये 4372 जो दिख रहा है आपको, ये कैसे निकाले, ये सिंपल सी चीज़ है। आपने यहाँ पे क्या किए हो, जैसे कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हो ना, वैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर पॉइंट मतलब इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, कितनी, ये वाली निकल कर आ जाएगी। राइट, अब इसके बाद में आपको किसके इससे निकालना, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू निकल गई किसके, MQ में निकल कर आई है ना, MQ में। आपको लीटर में जाना है, तो लीटर में जाने के लिए एक MQ में आपका होता है 1000 लीटर। तो ठीक है, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये आपका लीटर में निकल गया। उस वैसे ही आपका जो 31314.78 जो निकल कर आया, ये केजी में निकल कर आया क्या, सीमेंट। ठीक है, केजी में आपका टोटल सीमेंट निकल कर आया। तो एक बैग होता है आपका 50 kg का, तो आपसे आप जब 50 kg से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से कितनी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपकी लगभग 6 आएगी है ना, 6 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, तो उस वैल्यू से अपन ने क्या कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिए। तो एस पर हमारा सीमेंट के हिसाब से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सीमेंट सेंड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसी तरह आपको करना क्या है, सिंपल उसी तरह आपको कर देना है यहाँ पे क्या, कोर्स एग्रीगेट के लिए है ना, कोर्स एग्रीगेट के लिए आपका क्या हो जाएगा, 0.8744
मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड में आपका 314.78 डिवाइड में आपका 50। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, जल्दी से आपको बताना है, 139, ठीक है, लीटर्स, राइट। तो ये आपकी यहाँ से वैल्यू ऐसे आप निकाल लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ है, ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे पता क्या करना है कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है आपका कंक्रीट का, तो वो कितना होता है, ठीक है, 1 पॉइंट आपका 53 ये होता है आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और जो टोटल आपका था 14, मतलब 124, ठीक है, ये चीज़, तो इसको यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेते, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.2186, ठीक है, 0.2186 आ जाती है। अब यहीं से ये एम क्यू में आ जाती है, फिर ये आपकी क्या निकल गई, 1 इसमें है ना, 1 एम क्यू में आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। अब इसके बाद में सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से आप क्या कर लेते हो, बस जैसे कि आपको निकालना था फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मतलब सेंड निकालना था, तो सेंड का पार्ट है 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 86, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.4 आपकी कुछ निकल के आती है ना, 0.4372, ये निकल कर आ गई आपकी एम क्यू में। उसी तरह आपका क्या कर दो यहाँ से, कोर्स एग्रीगेट के लिए आपका सिंपल ये कर दो 0.2186 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई थी आपकी 0.8744 एम क्यू, ठीक है, ये चीज़ आपकी निकल कर आ गई थी। अब इसी में आपको सिंपल करना क्या था कि जो आपकी जो सीमेंट है ना, उसके हिसाब से आपको काम कर लेना था। तो सीमेंट जैसे निकालते हो, सीमेंट सीमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे आगे काम कर लेना है। और ये चीज़ ये है आपका। तो जो टोटल सीमेंट निकालना ना, वो कैसे निकालते हो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जो टोटल सीमेंट होता है वो कैसे निकालते हो, बस सीमेंट की जो डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका केजी में निकल कर आ जाता है। और यदि बेग निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने यदि अपने घर का भी यदि कोई पूछता है कि सीमेंट का कितनी बेग लगेगा, एग्रीगेट कितनी केजी, कितना केजी लगेगा, कितना एम क्यू लगेगा, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया 70, ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो गया। चलिए चलिए, तो अब यहाँ पे बल्किंग, अच्छा बल्किंग क्या चीज़ होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल अपार्ट, ठीक है। इंक्रीज इन डेंसिटी ये नहीं है, गलत है, ठीक है। रेमिंग ऑफ सैंड ये भी गलत है, कंपेयर ये भी गलत है। तो आपका आंसर है आपका ए, ठीक है। बल्किंग इज बल्किंग, ठीक है, बल्किंग क्या होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीज होता है, ठीक है, बल्किंग वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे थे, कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। जो कंक्रीट होता है उसकी टेस्टिंग का कौन सा यहाँ पे कोड होता है, तो उसको जरा यहाँ पे देखो, ये होता है आपका 516। क्या होता है 516, इसका सिंपल तरीका याद रखने का मैं आपको बता देता हूँ। 5+1 करो इक्वल में 6 आ जाएगा, तो 516, ठीक है। IS प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड, ठीक है, ये चीज़। ऐसे सिंपल सिंपल ट्रिक्स ना मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना आखिरी तक के, क्योंकि मैं यहाँ पे जो जेई है उसी के क्वेश्चन नहीं लाने वाला हूँ, यहाँ पे एई के भी लाने वाला हूँ, ईएससी के भी लाने वाला हूँ, और गेट जो एग्जाम आने वाली फरवरी में उसकी भी यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मेरे साथ में आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर, ठीक है। वर्केबिलिटी आपकी कब गुड होगी, ठीक है, वर्केबिलिटी आपकी कब गुड होगी, तो ये होता है आपका, सिंपल है ये, सी राउंडेड। देखो एक यहाँ पे ना जो राउंडेड है वर्केबिलिटी के लिए ठीक है,
राउंडेड जो शेप है आपका एग्रीगेट का वो वर्केबिलिटी के लिए ठीक है, बट यहाँ पे ये हमारी स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राउंड शेप में आपका जो इंटरलॉकिंग ऑफ एग्रीगेट होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, और आपका जो इरेगुलर शेप वाला एग्रीगेट होता है उसमें आपका इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। राइट, तो इसमें दिक्कत वाली बात ये आती है। पर अपने को क्या, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे आंसर बताना है और आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, वेरी लो इन। ठीक है, वेरी लो इन बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर नेग्लिजिबल, है ना। कंसिडर मतलब कि जो वेरी लो होता है वो किस में होता है, कंप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, फटीग में होता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपका होना चाहिए टेंशन, है ना। टेंशन, क्योंकि देखो आपका ना जो कंक्रीट होती है वो टेंशन में कुछ भी चीज़ नहीं ले सकती, है ना। टेंशन यदि आप उस पर दोगे तो पूरी तरह टूट जाएगा, है ना। राइट, और कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होती है ना। जैसे कि आप कॉलम भी देखे होंगे तो कॉलम पे लोड आता है ऊपर से तो पूरी तरह ये बियर करता है, पर टेंशन में वो टूट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन 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 कंक्रीट वाइल हैंड मिक्सिंग इज एडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड इज, है ना। मतलब कि जो हैंड मिक्सिंग आप अलाउ करते हो, ठीक है, हैंड मिक्सिंग अलाउ करते हो तो उसमें क्या बोलता है कि हैंड मिक्सिंग इज एडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड इज। हैंड मिक्सिंग में आपके एक्सेस सीमेंट लगती है। ठीक है, हैंड मिक्सिंग में आपकी एक्सेस सीमेंट तो कितनी लगती है, 10%। ठीक है, हैंड मिक्सिंग में 10% आपका एक्स्ट्रा लगता है। तो हैंड मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, इसका एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। 10% एक्स्ट्रा आपको लगता है तो अपन डालते हैं, 10% ज़्यादा डालते हैं। क्यों, क्योंकि जो हैंड मिक्सिंग उसमें बहुत सारे फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे जो मेन है वो किस तरीके से आपका मिक्स कर रहा है, फिर वो किस तरीके से वाटर मिक्स कर रहा है, किस तरीके से आपके उसने प्रोपोर्शन लेके रखा है। तो इसलिए हम 10% सीमेंट ज़्यादा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ, सिंपल है। तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल ये है कि जो हैंड मिक्सिंग होता है, हैंड मिक्सिंग, तो हैंड जब आप वो मिक्स करोगे तो उसके बाद हाथ धुलना पड़ेगा। तो हाथ धुलोगे किससे, 10 रुपए की डेटॉल साबुन से। ठीक है, तो इसको याद रख लो, 10% से डेटॉल। ठीक है, 10 रुपए की साबुन। ठीक है, याद रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखो याद रहना बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हो इतना सारा और याद नहीं रखोगे तो मजा नहीं आ पाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट is it is necessary to use very fine grain, necessary to use very fine grain। क्या बोलता, हाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन। तो यहाँ पे जो फाइन ग्रेन में क्या चीज़ अपना यूज करे जिससे कि स्ट्रेंथ आपको मिले, ऑर्गेनिक, फिर ग्रेनाइट, मैग्नाइट, बेराइट। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे वोल्केनिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो कई बार अपना ख्याल ही गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर आपका होगा बी, ग्रेनाइट। ठीक है, तो वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए जो वेरी फाइन ग्रेन जो हम यूज करेंगे वो होता है ग्रेनाइट। राइट, ग्रेनाइट, इसको ध्यान रखना है, ग्रेनाइट। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। द concrete having a slump of 6.6 centimeter, the concrete having a slump of 6.6 centimeter is said to be। ठीक, जिसका जो स्लम्प है 6.6 सेंटीमीटर रहा तो वो आपकी कैसी कहलाएगी। एक्चुअली में जो आपका जो स्लम्प कौन टेस्ट होता है वो किसके लिए चेक होता है, आपका वर्केबिलिटी के लिए चेक होता है। ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। तो इसमें 6.6 सेंटीमीटर यदि आपका स्लम्प आया है तो वो जो कंक्रीट होगा वो कंक्रीट आपका कौन सा की क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका प्लास्टिक। 6.6 आया तो हो जाएगा वो प्लास्टिक। तो याद रखने का तरीका सिंपल ये है कि यदि 2 बार 6 आता है, यदि 2 बार 6 आता है तो वहां पे प्लास्टिक हो जाएगा। 2 बार 6 आता है तो वहां पे प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है याद रखने का तरीका। 2 बार 6 आया तो प्लास्टिक। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट्स एज,
ठीक है। जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक रिटार्डर की तरह अपन यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? रिटार्डर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये कैल्शियम क्लोराइड का हमेशा गलत होता है क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका यहाँ पे पूछ रहा, यहाँ पे आ रहा है आंसर इसका एक्सलरेटर। कैल्शियम क्लोराइड यार पीछे तो रिटार्डर था, चेक करके देखना पड़ेगा। आप भी जरा चेक करके बताओ और इसका कमेंट में आंसर जरा बताना। ठीक है, कमेंट्स बताना कि एक्चुअल में इसका आंसर है क्या। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम। ठीक है, जो कंक्रीट इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद द टाइम, लीनियरली करता है, नॉन लीनियर करता है, एसिम्प्टोटिक करता है, या ऑल ऑफ द एबो करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ये आपका नॉन लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, नॉन लीनियरली आपका यहाँ पे कंक्रीट वेरी करता है, याद रखना है। ठीक है, टाइम के साथ में टाइम के साथ में लीनियरली नहीं जाता, लीनियरली नहीं जाता। यदि लीनियरली जाता तो आपका जो कंक्रीट है 1 साल या 2 साल में कंप्लीट हो जाता, पर ये तो आपका बहुत लंबे टाइम तक के आपका जाता है। तो नॉन लीनियर आपका वेरी करता है। ठीक है, याद रखना है नॉन लीनियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका वर्केबिलिटी वर्क वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे 2-3 चीज दे दिया, पिछले बार तो सिर्फ एग्रीगेट था, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड और सेकंड, है ना, डी। तो डी ऑप्शन होना चाहिए किसका? तो डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका दो। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विथ कोर्स कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना है। ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया कोर्स एग्रीगेट मतलब फाइनेस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 5.4। इसका कितना है आंसर आपका? इसको ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर है आपका 50%। ठीक है, सिंपल है, 50% आपको ध्यान रखना है, राइट। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये 50% आपके यहाँ पे आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, है ना, जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स इफ ऑफ M20। ठीक है, M20 के हिसाब से जो आपका कंक्रीट होता है उसमें कितना, उसमें आपका कौन सी चीज़ लेकर चलते हो, वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका तो सिंपल ही है यार, ये तो कोई भी बता सकता है ना, ये कोई भी बता सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका M20 के लिए आपका आता है 1 to 4, M20 के लिए आपका 1 to 4। तो इसको याद, यदि होता है कई बार कि याद नहीं हो पाता, तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, 20 यहाँ पे 2 आएगा, 20 से 2 आएगा, राइट। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका 20 से 2, राइट, 20 से 2। चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिक्सचर विच काजेज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। ठीक है, अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग उसको बोलते हैं आपका एक्सलरेटर। ठीक है, 35 का आपका एक्सलरेटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर पीएच है ना, सल्फेट अटैक को रोकने के लिए, सल्फेट अटैक को रोकने के लिए आपका जो पीएच होता है वो कितना अपने यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक, इसका पीएच हम लेकर चलते हैं 6 से 9। ठीक है, 6 से 9 हम इसका पीएच लेकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 6 to 9, ये कैसे हो जाएगा? सल्फेट, देखो सल्फेट अटैक इन कंक्रीट, सल्फेट अटैक इन कंक्रीट को रोकने के लिए आप 6 to 9 हम लेकर चलते हैं।
सल्फेट से होता है, सल्फेट आपको स आ रहा है ना, स आ रहा है ना सल्फेट में स, तो ये 6 में भी स आ रहा है, तो वही वैसे याद कर लो, स 6 है ना, सल्फेट से 6 to 9 आपका पीएच होना चाहिए। कहीं पर भी आया तो आपको याद रहना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड्स एंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, ये आपका कहलाता है क्या, सेग्रीगेशन। ठीक है, 38 सेग्रीगेशन आपका। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं होएगा, यहाँ पे आएगा ब्लीडिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड एंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स्ड, मतलब कि क्या होता है कि वाटर ना बाहर निकल कर आया था कंक्रीट से, तो वही आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, ब्लीडिंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपका, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड, अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड, वो कहलाता है आपका क्रीप। ठीक है, ये तो आपका सिंपल क्रीप कहलाएगा यहाँ पे, राइट, ये होगा आपका क्रीप। उसके बाद में आपका क्या बोल रहा है, एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपिन एग्रीगेट। ठीक, साइक्लोपिन एग्रीगेट बोल रहे हैं यहाँ। तो जो एग्रीगेट है ना, उसका साइज होता है साइक्लोपिन एग्रीगेट का 75, राइट, कितना होता है 75। भाई सिंपल सी बात है, साइक्लो, नाम में ही राज छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, साइक्लो मतलब 75, तो साइक्लो 70, बस याद रख लो ऐसे ही, साइक्लो 75 mm की एग्रीगेट यहाँ पे लग गई तो वो हो गया साइक्लोपिन एग्रीगेट। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट, सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट occurs when, segregation in the concrete occurs when cement gets separated from mixture due to excess water, cement fails to give adequate binding quality, water is driven out to concrete at a faster rate, cause aggregate try to separate out from the finer material। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन यहाँ पे होगा आपका डी। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट आपका फाइन मटेरियल से अलग हो जाएगा। और जो वाटर जो होता है ना, वाटर जो होता है एक्सेस, वो जो वाटर सेपरेट होता है वो होता है आपका ब्लीडिंग, वो कहलाता है आपका इसमें ब्लीडिंग। और आपका जो मटेरियल है कोर्स एग्रीगेट वगैरह में जो सेपरेट होता है वो कहलाता है आपका सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, और यहाँ तक के हमने लगभग 1 घंटा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 2-3 चैप्टर हमने कवर कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे किस पे, पेंट्स एंड मिसलेनियस पे लेकर आएंगे, बहुत छोटा सा है, उसके बारे में हम देख लेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट और जो जो आएगा उसके बाद में हम देखते चलेंगे। तो अभी के लिए तो यही आपका वीडियो का अंत, एंड था। अब नेक्स्ट हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ आपको करना क्या है, हमारे इस घंटी को दबाना है, घंटी को दबाने से पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे साथ में बने रहिए, और आपको बताना ये है कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि एई के जो स्टेट एई होता है उसके क्वेश्चन में लेकर आऊँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ईएससी के क्वेश्चन लेकर आऊँ, गेट के क्वेश्चन लेकर आऊँ, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक कि आप बताएंगे नहीं लेकर आना है या नहीं आना है, तब तक कि मैं आपको तब तक कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।